दोस्तों, बीपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर बिहार में उबाल है। हर तरफ संघर्ष है, छात्र सड़कों पर हैं, पुलिस के हाथ में लाठियां हैं और साथ में पानी की बौछारें हैं। और उसमें छात्रों की मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा फिर से कराई जाए। सवाल है, सरकार कहां है? सरकार की ओर से लाठियां तो आ रही हैं, पानी की बौछारें आ रही हैं, लेकिन वो वादे नहीं आ रहे, वह वार्ता नहीं आ रही जिसके इंतजार में छात्र पिछले 12 दिनों से पटना से लेकर और पूरे प्रदेश के सड़कों पर संघर्ष पर हैं। इस बात को समझने के लिए कि बिहार की राजनीति में असल चल क्या रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री हैं भी या नहीं है, कहीं कोई और तो पावर सेंटर नहीं गढ़ दिया गया है जिससे कि छात्र आंदोलन से आए मुख्यमंत्री सांस भी नहीं ले रहे। तो आइए जरा हम अपने पैनलिस्टों से आपका परिचय कराते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक हैं बिहार से, हमारे साथ युवा पत्रकार जन मीडिया से जुड़ी हुई प्रति प्रभा हैं और हमारे साथ राजनीतिक कार्यकर्ता मंजीत आनंद साहू भी है। हम इन सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार की जमीन पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री की कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं है, कोई वादा क्यों नहीं है। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं इरशादुल हक से कि साहब, क्यों ये स्थिति है, क्यों ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री जैसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। 12 दिन के आंदोलन के बाद उन्होंने मुख्य सचिव को भेजा, जो मुख्य सचिव कहते हैं हमको कुछ पता नहीं, हम सोच देखेंगे, बात करेंगे। जी देखिए, ये लगभग 2 हफ्ते से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभ्यर्थी रहे हैं उन्होंने भूख हड़ताल कर रखा है। आपने इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझने की बहुत जरूरत है। आपको याद होगा कि अचानक 23 या 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव कटिहार में अपना कार्यकर्ता संवाद कर रहे थे। कई जिलों के भ्रमण के बाद अचानक उन्होंने कटिहार से शाम को अपना कार्यक्रम समाप्त किया और कार्यक्रम समाप्त करने के बाद कटिहार से ट्रेन से वो पटना पहुंचे 11 बजे। 11 बजे पटना पहुंचने के बाद उन्होंने छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके धरना स्थल पे गए वो, और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया और ये मांग की कि सरकार को, बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि जो 70वीं पीटी की जो परीक्षा है उस परीक्षा को कंप्लीटली रद्द करना चाहिए, आंशिक रद्द नहीं किया जा सकता। ये काफी वैलिड सवाल भी था, लेकिन इसमें एक जो तेजस्वी यादव की जो पहल थी इस पहल के बाद तेजस्वी यादव ने दूसरे दिन एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इससे पहले आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी थी और उस चिट्ठी का जो जवाब जो है संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने दिया था। वो संदर्भ अलग था, लेकिन पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो जानना जरूरी है कि इसमें मामला क्या है। तेजस्वी यादव इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि उनको ये उम्मीद थी कि ये जो पीटी की परीक्षा है रद्द हो जाएगी और रद्द होने का जो श्रेय है वो राष्ट्रीय जनता दल उससे उठा लेगा। अब जो स्थिति है, आज 31 तारीख है, साल का अंतिम दिन है, 3 दिन और बच रहे हैं और इस 3 दिन के बाद देर न सवेर यानी कि अगले 72 घंटे में सरकार को उस पूरी परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, ऐसी संभावना बिल्कुल प्रबल हो चुकी है। इसमें अब श्रेय लेने का खेल शुरू हो गया है। अब श्रेय लेने का खेल ये हुआ कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर रात में वहां कूद पड़े, उन्होंने छात्रों को गांधी मैदान बुला करके लाया, वहां पे बुरी तरह से छात्र पीटे गए। छात्रों को की पिटाई के बाद उस पे बरसात किया गया पानी का। ये सारे जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के पीछे नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है। असल जो मेरा आकलन है वो ये है कि चूंकि आज से 10-12 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया था कि अगला जो चुनाव होगा 2025 का, उस चुनाव में हम ये कह नहीं सकते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये फैसला करेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। इस बीच जो भागम भाग का खेल हुआ, ये शोर शराबा जो हुआ कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन वहां पे पेच एक जगह फंस गया। पेच फंसा वहां कि इस बार तेजस्वी यादव किसी भी सूरत इस बात पे आमादा नहीं है
कि वो नीतीश कुमार को अपने सर पे बिठाए। तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया कि भाई आप आना है, आपका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और इसी के बाद सारा खेल गड़बड़ हो गया। इसी राजनीति की भेंट चढ़ गई बीपीएससी पीटी परीक्षा, और आपने देखा कि 2 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर के बैठे रहे। नरेंद्र मोदी ने भाव नहीं दिया, जेपी नड्डा के दरवाजे बंद थे, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। अब बैरंग वो वापस आ गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं जिसपे लोगों की नजर नहीं है, वो ये कि अरबों रुपए की लागत से बिहार सरकार ने पिछले 4 साल पहले, 3.5 साल पहले ये लैंड सर्वे का काम शुरू किया था। जी। और वो लैंड सर्वे का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था कि उसकी उपलब्धि को 2025 के चुनाव से पहले वो अपनी जनता को बताना चाहते थे। और जो एक अध्ययन था सरकार का कि 60% जो डिस्प्यूट है, क्रिमिनल केसेज हैं, वो लैंड की वजह से होते हैं। और एक समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर देते हम लैंड रिफॉर्म की वजह से। उस लैंड रिफॉर्म को नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में उस सर्वे को रोक दिया गया, कल रोकने का ऐलान कर दिया गया। जो आपने अजय जी सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री वहां कोई है भी कि नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज पिछले 20 सालों में कोई भी व्यक्ति, किसी भी गठबंधन दल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीतीश कुमार के बिना कोई फैसला ले सके। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में थे जब तक ये फैसला ले लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या सचमुच में कोई मुख्यमंत्री है भी या नहीं है। यानी सरकार की दिक्कत शुरू हो गई है, और सरकार की दिक्कत का रिश्ता आंदोलन की समस्या से है। प्रीति, आप खुद छात्र आंदोलनों में जाती रहती हैं और देख रही होंगी कि आंदोलन किस राह जा रहा है। छात्रों ने कहा है कि 3 तारीख को वह आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। इरशादुल जी कह रहे थे कि 3 से पहले कोई न कोई फैसला सरकार लेगी। आपको क्या लगता है कि परीक्षा रद्द की जाएगी सभी सेंटर्स की, या फिर सरकार फिर से कोई समिति बनाकर सोचने विचारने के लिए डाल देगी? जी, मुझे तो लगता है कि अब सब कुछ नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है। आयोग में जाकर बीपीएससी के जो सचिव हैं, वो साफ-साफ तौर पर कल अपना बयान भी वो जारी कर चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं करने वाले हैं। राज्यपाल से भी बात हुई, राज्यपाल ने सचिव को, सेक्रेटरी को बुलाकर, बीपीएससी के सेक्रेटरी को बुलाकर उनसे बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मुख्य सचिव से छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पे मुलाकात की, लेकिन तो भी कोई कुछ भी रास्ता नहीं निकला। तब छात्रों ने आंदोलन को और भी तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुन लेते, उनका ये भी कहना है कि हम अब नीतीश कुमार से नीचे के किसी भी अधिकारी से नहीं बात करने वाले हैं। हम सीधा सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, जो भी बातें हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, इससे उनको अवगत कराना चाहते हैं। हम जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, और जिस तरह से आश्वासन दिया गया, जो मुख्य सचिव से मुलाकात हुई प्रतिनिधियों की, उनको आश्वासन मिला है, तो उनका कहना है कि हम सिर्फ आश्वासन पर अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब तक कि परीक्षा रद्द का ऐलान नहीं किया जाता, इसकी घोषणा नहीं की जाती, तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। आंदोलन की बात करें तो मैं डे 1 से उसको कवर कर रही हूँ, आज 14वां दिन है। सत्याग्रह पर छात्र बैठे हुए थे, कई नेता जाकर उनसे मुलाकात किए, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, माले के भी कुछ सीपीआई-एमएल के भी कुछ विधायक जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन किसी से कोई बात नहीं बनी, अब छात्र उनसे भी नाराज़ हैं। 29 तारीख को जब प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो वो तेजस्वी यादव से भी नाराज़ थे कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं, वो हमारे आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। वो बस एक दिन आकर चले गए, कुछ उन्होंने एक्स पर लिख दिया। तो छात्रों की नाराज़गी न सिर्फ सरकार से है, बल्कि विपक्ष से भी है कि उनके आंदोलन में विपक्ष क्यों नहीं शामिल हो रहा है। अब कल देखिए कि कल चक्का जाम किया गया।
चक्का पूरे बिहार भर में चक्का जाम हुआ। फिर आज राजभवन मार्च किया गया जिसमें विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम, इन सभी ने मिलकर राजभवन मार्च किया और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, विपक्ष भी अब इस मुद्दा को काफ़ी तूल देता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में सरकार की, ख़ास करके नीतीश कुमार की काफ़ी किरकिरी हो रही है। 2 दिनों से पटना से नीतीश कुमार पटना में नहीं थे, दिल्ली में थे। अब वो पटना आ चुके हैं। सम्राट चौधरी ने आज उनसे जाकर मुलाकात की और फिर बाहर आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बीपीएससी को स्वतंत्र हमने छोड़ दिया है, जो भी फैसला होगा वो बीपीएससी का होगा। बीपीएससी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, राज्यपाल से भी कुछ नहीं हो पाया। अब बात सिर्फ नीतीश कुमार की है कि वो क्या करते हैं। 4 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ऐसे में कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, ये 4 तो तारीख सरकार की वाले बहुत एग्ज़ाम के बारे में तो आंदोलनकारियों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड को लिंक को आयोग ने डाउन कर दिया है। 4 का तो नहीं होने जा रहा है। ख़ैर हम आगे की बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जी, मंजीत आनंद साहू से एक राय लेते हैं कि प्रीति अपनी बातचीत में कह रही हैं बार-बार कि नीतीश ही आखिरी वो कड़ी है जिनसे बात होनी है। इरशादुल साहब कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। मुख्यमंत्री को कुछ बोलना ही होता तो वो 14 दिन का इंतजार क्यों करते? वो पहले ही बोल चुके होते। वो आज भी यही बोल रहे हैं कि बीपीएससी ही जो करेगी सो करेगी। तो आखिर छात्रों को ऐसी स्थिति में छोड़ देने से राजनीतिक अराजकता की स्थिति राज्य में नहीं पैदा होगी मंजीत जी? देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जो राजनीतिक स्थिति है यहाँ पे ये, और दूसरा जो परीक्षाओं का जी, जो इतिहास रहा है पूरे नीतीश काल में, या कहें भाजपा जदयू के जो सरकार में। आप जी, 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था गांधी मैदान में उन्होंने, तो सबसे मोटे अक्षरों में मैंने हेडिंग में पढ़ा था अखबार में कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ और जाकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। मतलब स्कूली शिक्षकों के विषय में नौकरी देने की बात को लेकर के उन्होंने कहा था। और पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं, अपारदर्शिता है, गोरख धंधा है। और वो गोरख धंधा जो सबसे बिहार का स्टेट लेवल का जो बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें अभी दिखाई पड़ रहा है। और आज छात्र जो है पूरे बिहार भर में, न केवल पटना में बल्कि पटना के अलावे अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में छात्र एकजुट हो रहे हैं। आंदोलन का रूप मैं समझता हूँ कि अख्तियार ले चुका है, और ये एक तरीके से छात्र क्रांति की ओर जो है मैं समझता हूँ कि ये छात्र आंदोलन जा रहा है। जो जी, प्रीति कह रही हैं, शार्दुल साहब कह रहे हैं, जैसा कि प्रीति जी ने बताया कि वहां से मुख्यमंत्री से मिल करके जब उप मुख्यमंत्री निकलते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया है। भाई, बीपीएससी के ऊपर छोड़ देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई राजनीतिक जो, भाई आज प्रदेश जो है किसी मतलब अधिकारी नौकरशाही के। के हाथ में शासन को हाँ, डाल दिया गया इसका मतलब। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के भीतर जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो चुन करके जिसको जनता सरकार के रूप में गठित करती है, वो पंगु हो चुका है। और या कहें कि निर्भर है या पंगु है, इस पर बहस हो सकता है। जो नौकरशाह है वो सरकार को कब्जे में ले रखा है, या सरकार नौकरशाह के ऊपर इस तरीके से निर्भर या मजबूर हो चुकी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य सचिव हैं या बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जैसे एक बयान में विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री, एक दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक का भी मसला उठा था। वो उप जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी ने पेपर लीक कर दिया, विपक्ष के नेता के नाम लेकर के कहते हैं। और हुँ, चेयरमैन कहते हैं कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो छात्र की जो मांग है, खास तौर से जो परीक्षा केंद्रों पर जो गड़बड़ी है, जो भी है, आप देखिए कि किस तरीके से लाठियां चलती है। छात्र जो सत्याग्रही जो छात्र एक तरीके से शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के ऑफिस के बाहर, किस तरीके से हाथ जोड़ रहे थे, छात्र शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की जा सकती थी, कोई कोई उपद्रवी नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग जो आगे चल करके बिहार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उन्हीं में से लोग बनेंगे भी, और वो लोग हैं जो बिहार को चलाएंगे। और उन लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज वहां पे किया गया। यहाँ जो आप गांधी मैदान की जो घटना शाम में हुई, और आपने देखा कि एक जो महिला
पुलिस अधिकारी हैं, वो उनका बयान भी मीडिया में आया कि हमने जो है उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जो भी किया। और जिस तरीके से एक छात्र का ये आपने फोटो और तस्वीर वीडियो देखा होगा। कहने का आशा ये है कि छात्र किस तरीके से इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक आगे ले जा रहे हैं, और सरकार जो है सुनने के बजाय यह कह करके सामने से आकर के यह कहना, आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार जी के साथ मुलाकात के बाद ये कहना, मैं दोबारा कह रहा हूं, कितनी बड़ी गंभीर घटना है, मैं कितना हास्यास्पद है, कितना चिंताजनक है बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के पूरे सिस्टम के लिए, कि हमने छोड़ दिया बीपीएससी के ऊपर देश में थे वो, और आप कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया बीपीएससी के ऊपर। आप कैसे छोड़ सकते हैं बीपीएससी के ऊपर? बिल्कुल, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए जरा सवाल इरशादुल जी आपसे ये कि सरकार नौकरशाही की जकड़बंदी में है, बीपीएससी की तरफ बार बार कहा जा रहा है कि इधर देखो वही रास्ता देगी। एक ऐसा मुख्यमंत्री कह रहा है जो खुद छात्र आंदोलन से नेता बना है, जिसने खुद इमरजेंसी में तानाशाही देखी है और उन पर आरोप लग रहा है कि वह तानाशाही कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, दो सवाल हम चाहेंगे छोटा जवाब दीजिएगा। लेकिन एक तो ये कि इस पूरे आंदोलन में बीजेपी का नाम चर्चा में नहीं आ रहा है, जबकि सरकार में भागीदार है, वह डबल इंजन की हिस्सेदार है। और दूसरी ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जैसा तरीका है अन्य राज्यों में काम करने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरशाही की जकड़बंदी में पूरी लोकशाही आ गई, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बार बार बीपीएससी की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं उधर देखो, हमारी तरफ का देखा था। जी देखिए, ये इन तमाम चीजों को आप सिर्फ बीपीएससी से जोड़ करके नहीं देख सकते। मैं इस पूरे प्रकरण को उस घटना से जोड़ करके देखता हूं जिस दिन अमित शाह ने एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में यह स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में अगली बार किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। उसके बाद से ये इसी बीच में बीपीएससी का मामला सामने आता है। बीपीएससी का मामला कंप्लीटली सिर्फ अब एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं रह गया है। ये बीपीएससी का मामला बिहार सरकार पे नियंत्रण का मामला है और ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण का मामला है। और इसमें जो एक तीसरा कोण बनाता है वो पॉलिटिक्स है, जिसमें तेजस्वी यादव लीड ले रहे थे और उस पॉलिटिक्स को अचानक हाईजेक करने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने, जिसमें वो बुरी तरह से मार खा गए हैं। बल्कि मार ही नहीं खाए, वो बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत हुए हैं, लड़कों ने उन्हें भगा दिया है। पप्पू यादव को भी इस बात की समझ आ गई कि भाई साहब, ये पूरी सरकार बदलने या रहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा मुद्दा अब रह गया है वो बीपीएससी के परीक्षार्थी रह गए हैं, वो एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। दरअसल ये मामला ये है कि नीतीश कुमार इस मामले में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो लैंड सर्वे का काम है वो एक काम जो दिख रहा है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जा रही है। नीतीश कुमार बेचैन है और उनको ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के साथ मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो संभव है कि चीजें सलट जाएंगी। आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कटिहार से जब तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिकल संवाद दर्शन यात्रा छोड़ी और छोड़ करके वो 2 घंटे के लिए पटना आए, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आए, ट्रेन से आए, 2-3 घंटे वो रहे और वहां से रातों रात फिर उन्हें भागलपुर जाना था, वो भागलपुर चले गए। इस बीच में क्या जरूरत थी कि तेजस्वी यादव यहाँ आए थे? दरअसल नीतीश की असफलता और नीतीश को के पास जो असुरक्षा की भावना है कि उनको अगली बार नेतृत्व नहीं मिलेगा, उन्होंने तेजस्वी यादव से ये कोशिश की कि यहाँ पे सलट लिया जाए और रातों रात हम लोग इस पार चले आए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो स्पष्ट रूप से कह रखा है कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं, दरअसल दरवाजे इन शर्तों पर बंद है उनके
कि हम आपको चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखेंगे। इस मतलब तरह ये से है दिल्ली सादुल से पटना। साहब, एक बात, सवाल ये है, मतलब ये है कि बीपीएससी का पूरा आंदोलन अब यहाँ आकर खड़ा हो गया है कि यह आंदोलन ही अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है उसका मुद्दा तय कर देगा। आप ये कहना चाह नहीं नहीं, उतना भी बड़ा मैं नहीं मान रहा हूँ। हाँ। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन उतना बड़ा भी मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये मान रहा हूं कि उसके पीछे एक पॉलिटिकल पावर है और उस पॉलिटिकल पावर को दो लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। एक प्रशांत किशोर की तरफ से हुआ। जी। प्रशांत किशोर हालांकि बुरी तरह से उसमें असफल हो गए और उसी गंगा में हाथ धोने के लिए पप्पू यादव कूद पड़े। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा के बारे में हर पॉलिटिकल पार्टी को यह पता है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक नौजवान वर्ग उससे जुड़ा है और उनकी संख्या करीब करीब 5 लाख है। और ये 5 लाख लोग जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जो अफसर बनने की सलाहियत रखते हैं, उनके पॉलिटिकल पावर को और उनके पॉलिटिकल एम्बिशन को हथियार बनाया जाए। और इस वजह से जो सरकार ये डर रही है, सरकार का ये तर्क है कि हम उनके सामने अगर झुक जाते हैं, नीतीश कुमार का वही स्टैंड था कि हम उनके सामने अगर झुक जाते हैं तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, हम झुकेंगे नहीं। मैं अगली टिप्पणी प्रीति से लेता हूं, वो ये कि जितनी बातें सादुल जी कह रहे हैं, क्या इसी रूप में धीरे धीरे बढ़ेंगी चीजें, दिखाई दे रही हैं और बीपीएससी का यह आंदोलन लगभग निर्णायक होने जा रहा है कि अगली राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ जाएगा। जी जी, बिल्कुल। हम देखते हैं हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म होता है। जी अभी से ठीक 11 महीने पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गए, उनके संगी बन गए। बिल्कुल। उससे पहले आप याद कीजिए, आप गृह मंत्री अमित शाह के बयान हों या फिर बीजेपी के जो जितने भी शीर्ष नेता हैं, उनके बयानों को याद कीजिए। वो साफ तौर पे कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को बिल्कुल भी एनडीए में आने नहीं देंगे, उनके लिए हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका है। ठीक उसी तरह का बयान तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बीजेपी नेताओं के भी बयान को देख चुके हैं, जिस तरह से वो बयान दे रहे थे कि हमने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन जब नीतीश कुमार गए तो उनका स्वागत किया गया। उसी तरह से इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक माहौल तो काफ़ी गर्म है ही। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो इस छात्र आंदोलन से, बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन से नीतीश कुमार की काफ़ी किरकिरी हो रही है। और युवाओं का वोट 5 लाख है, ये कम नहीं है, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके वजह से सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेंगे, जिस तरह से लग रहा है। और छात्र भी अपने सत्याग्रह पर अड़े हुए हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, उपद्रवी नहीं है, उनको उपद्रवी कहा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको सेंस नहीं है। इसलिए छात्र इस बात का परिचय दे रहे हैं कि हम पढ़े-लिखे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं और महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह कर रहे हैं और अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के ऊपर लाठी नहीं चलाया, लेकिन हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। अब 29 तारीख की बात, परसों की मैं रात की बात कर रही हूँ, वहाँ पर छात्र हाथ जोड़कर खड़े थे और राष्ट्रगान गा रहे थे। फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वो सड़क पर बैठ गए थे कि बस हमारी बात सरकार सुन ले, हम उठ जाएँगे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। उनको उठाने के लिए 5 बजे शाम से लेकर 8 बजे तक ये मशक्कत पूरा चलता रहा। चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर रखा था। छात्र बीच में बैठकर, अभ्यर्थी जितने भी थे, काफ़ी संख्या थी उनकी, वो बीच में बैठ गए और नारे लगा रहे थे, माँग कर रहे थे री-एग्ज़ाम। जब लगा कि अब यहाँ से ये नहीं उठने वाले हैं, तो फिर उनके ऊपर पानी का बौछार किया गया वाटर कैनन से। भगदड़ मची और पुलिस ने, छात्रों में भी तो वो युवा हैं, आप जब बेवजह उनको छेड़ेंगे, तो वो भी तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ऐसा किया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वहाँ पर छात्रा भी थी जिनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, लड़की समझ के भी उनको नहीं छोड़ा गया, जिस तरह से को के जी ऊपर लाठीचार्ज किया गया।
तो इसका असर तो नीतीश कुमार के ऊपर जरूर पड़ रहा होगा, क्योंकि इससे नुकसान उन्हीं को होने वाला है। इसमें बात बीजेपी की नहीं आ रही, बल्कि नीतीश कुमार की आ रही है कि नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं, फिर भी वो छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये कौन कितनी बड़ी बात होगी। बिहार में तो अक्सर पेपर लीक होते रहते हैं, बिहार में अक्सर एग्जाम होता रहता है, तो एक और ही सही, इससे क्या दिक्कत है, कौन सी बदनामी होने वाली है। तो नीतीश कुमार को बात उनकी जरूर माननी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मंजीत साहब कि अगर नीतीश कुमार के सरकार चलाने वाले अधिकारी हो गए हैं, वह बीपीएससी पर निर्भर हो गए हैं, डिक्टेशन बीजेपी दे रही है। वैसे भी बीजेपी सदन में बड़ी पार्टी है, लोकसभा में भी राज्य से बड़ी पार्टी है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि यह सब करने के बाद कोई लाभ होने वाला है बीजेपी से? तो छात्र नाराज हो जाएंगे, गार्जियन नाराज हो जाएंगे, जनता नाराज हो जाएगी। तो आखिरकार ये बीजेपी क्यों होने दे रही है, वह क्यों नहीं कुछ कर रही है? इसको क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो पूरा प्रदेश के भीतर जो भी कई राजनीतिक घटना, एक दो और राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसकी ओर आपको इशारा करता हूं। अभी गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और यात्रा की, और जिस तरीके से सांप्रदायिक बयान दिए, और जिस तरीके से मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने की पूरी कोशिश की, भारत रत्न देने की भी बात कर रहे थे। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद नीतीश कुमार जी जो अपने को सेकुलर नेता कहते हैं और समाजवादी कहते हैं, सामाजिक न्यायवादी कहते हैं, उन्होंने लोहियावादी, कर्पूरीवादी, उनकी विचारधारा, एक तो वो शुरू से लेकर के अभी तक संघ के पीछे जो है खड़ा होकर के सत्ता का मलाई खाने की कोशिश करते रहे हैं। और लगातार इस बार आप देखिए, न केवल गांधी के भजन के ऊपर जो हुआ, वो संसद के पटल से, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गांधी अम्बेडकर के विरोधी रहे ही हैं, उनको गालियां देते हैं। संसद के पटल से जब देश का गृह मंत्री यह कहता हो, अम्बेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करता हो, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उसको डिफेंड करने में लगी रहती है, और नीतीश कुमार जी जैसे नेता जो हैं उनको, उनकी तरफ से कोई एक बयान भी सामने नहीं आता है, और उनके प्रदेश में, राजधानी में, मैं समझता हूँ कि ये आपराधिक घटना है। बापू के भजन के खिलाफ इस तरीके से जो वहां पे जिन्होंने भी उनको माफी मंगवाया उनको, और जिन्होंने माफी मांगा उनको भी, देवी जो गायिका हैं उनको भी, और जो माफी मंगवाया जिनको भी, जिन्होंने उसके वहां पे खिलाफ में नारे लगाए उनको भी, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय और गांधीवादी और ये इस तरीके के विचारधारा रखते हैं, उन्होंने इस पर कोई बयान भी नहीं दिया। उनका कोई प्रवक्ता भी, कहते हैं ना, एक चटपुंजिया नेता भी अगर जेडीयू का खड़ा होकर कहता कि ये गलत है, तब समझ में आता कि इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक भी लाइन, एक लफ्ज बोलना मुनासिब नहीं समझा। सादुल जी, भाजपा की गिरफ्त में क्या मुख्यमंत्री इस कदर आ गए हैं कि वह ईश्वर अल्लाह जैसे मसलों पर बयान नहीं दे पाते, वह छात्र आंदोलन के लाठी पर बोल नहीं पाते, जबकि मुख्यमंत्री ही है? क्या आपको लगता है कि भाजपा ने वाकई अपने आगोश में करीब करीब ले लिया है, और इसीलिए उसे उम्मीद है कि अगले अक्टूबर में जो चुनाव होंगे उसमें जो है वह अपनी स्वतंत्र राजनीति यानी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? क्या इस प्रेशर में चल रहे हैं मुख्यमंत्री, और इसीलिए उनको किम कर्तव्य विमूढ़ हैं? न वह अल्लाह ईश्वर पर बोल पाते, न बीपीएससी पर बोल पाते, न अम्बेडकर पर बोल पाते। देखिए, इसको इतनी सहजता से समझने से ज्यादा बेहतर है कि इसको समग्रता में समझने की कोशिश की जाए। जी, क्यों नहीं? एक तो नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये डिक्लेयर। इस बात को कम से कम हम लोग, ये कोई पॉलिटिकल मंशा हम लोगों की नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। उनका बॉडी लैंग्वेज आपने भी कई बार देखा होगा, अधिकारियों के पैर पकड़ लेना, नरेंद्र मोदी के साथ बैठना तो वहां पे कुछ उटपटांग हरकत करना, असेंबली के अंदर बैठना तो फिर पत्रकार दीर्घा में देख करके कुछ, तो ये जो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पहली स्थिति ये है। दूसरा क्या है कि उनके सोचने समझने की जो क्षमता है, वो क्षमता अब उतनी नहीं रही, और यही वजह है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स उन्हें अपने इशारों पे चला देते हैं।
नीतीश कुमार की याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई है, वो चीजों को बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मैं अनुमान लगाता हूं, घोषणा नहीं करता, कि दवा वो लेते हैं तो कुछ देर तक के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रह पाते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने घेरे में, अपने कब्जे में उन्हें ले लिया है। आप 2020 के चुनाव को याद करें, चिराग पासवान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और एक एक प्रत्याशी के खिलाफ, नीतीश कुमार के एक एक प्रत्याशी के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। 2010 और 15 में बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी तीसरे नंबर पे आके सिमट जाती है और चिराग मॉडल से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को तहस नहस कर दिया। और उसी क्रोध में आकर के 1 साल के बाद ही, 2 साल के बाद ही उन्हें क्रोध आया हो, वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गए थे। अब जब इधर आए तो यहां दिक्कत क्या थी, आज तक नीतीश कुमार तर्क संगत रूप से नहीं बता पाए हैं। उनसे कई बार पूछा गया कि भाई तेजस्वी से क्या दिक्कत थी। उन्होंने 22 में कहा कि भाई 2022 में जो आए थे तब कहा कि भाई आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप स्पष्टीकरण दीजिए और सब बातें ठीक हो जाएंगी। तो उस वक्त एक तर्क था, हालांकि वो तर्क भी टाई टाई फिस हो गया। लेकिन इस बार जब 24 की जनवरी में नीतीश कुमार उधर जा रहे थे तो आज तक वो नहीं कह पाए कि भाई हम तेजस्वी को हमने क्यों छोड़ा, कहते कि गड़बड़ कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि आज से चंद रोज पहले, पिछले हफ्ते, जब उन्होंने 23 दिसंबर को यात्रा शुरू की पश्चिमी चंपारण से, तो उसी चंपारण की धरती पर जाकर के उन्होंने कहा कि ये सब बड़ी गड़बड़ कर रहा था। जो मुख्यमंत्री थे, अभी सॉरी नाम मैं भूल रहा हूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, मंजीत जी याद कराएंगे। माझी जी, माझी जी, नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से वो थे, हजाम समुदाय से। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि उनके आरक्षण को तो ये सब खत्म करना चाह रहा था, और इसलिए मैं चंपारण की धरती में उनका स्टेटमेंट में बता रहा हूं आज से 1 हफ्ता पहले, कि ये कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के फार्मूले को, जिन्होंने एक बेस्ट आरक्षण का फार्मूला दिया था, हमको लगता है कि भारत में इतना बेहतरीन फार्मूला किसी ने नहीं दिया था, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अलग कर दिया। जब बिहार में जातीय सर्वे हुआ और जब बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया, तो तेजस्वी यादव ने दबाव डाल करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया, उसका विस्तार दिया, और तब नीतीश ये कह रहे हैं कि वो सब उनके आरक्षण को खा रहा था। तो इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की याददाश्त नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और उनकी इसी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी ने और अधिकारियों ने, 2-4 अधिकारियों ने पकड़ रखा है, और नतीजा ये हुआ है कि उनको पता ही नहीं। अब मैं ये पब्लिक मंच पे एक और आज आपको रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों क्या हुआ कि एक नीतीश कुमार के एक जिला के प्रभारी, जो बरसों बरस से नीतीश कुमार की जान पहचान थी, वो उनसे मिलने के लिए गए, अपॉइंटमेंट तय हुआ, और वहां पे नीतीश कुमार के बगल में ललन सिंह बैठे हुए थे। तो वो बेचारे सम्मान में उनके पैर छूने के लिए बढ़े, तो उन्होंने कहा वहीं से बोलिए कौन है आप। तो ये आदमी आकर के जब बाहर आए तो कहा कि मैं फलाना। तो अरे कौन फलाना, हम नहीं जानते, वहीं से बोलिए। तो ललन बाबू ने कहा कि ये फलाना है, तो भी नहीं समझ पाए, याद नहीं आया उनको। वो व्यक्ति जब हमसे उसने अपनी ये बात सुनाई, अपनी पीड़ा सुनाई, और इस कसम के साथ सुनाई कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये स्थिति है, नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और उस वजह से 2-3 अधिकारी, बताइए, दीपक कुमार जो लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी इतनी औकात कैसे हो सकती है कि कैबिनेट की बैठक के बिना ये फैसला सुना दें कि जमीन का जो सर्वे है उसको 2026 की जुलाई तक, यानी कि इलेक्शन खत्म हो जाने के 6 महीना के बाद वो चलेगा, और नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये सब प्रमाण है उसका कि ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास नहीं है, और ये प्रमाण है उनका
कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली से लेकर के पटना तक चुनौती दे रहा है, और ये स्थिति है नीतीश कुमार की आज की हो गई। हम इरशादुल जी विदा लेंगे और हम लोग बातचीत कर रहे थे बीपीएससी छात्र आंदोलन कि क्या रवैया है राज्य सरकार का। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक, उनके साथ थी युवा पत्रकार प्रीति प्रभा और मंजीत ठाकुर। इन तमाम लोगों ने अपनी बातचीत में एक बात बहुत ताकतपूर्वक कही, और वो ये कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे, बल्कि मंजीत ने तो यहां तक कहा कि खड़ाऊ है वो। फिर सवाल ये है कि राम कौन है? अगर भरत खड़ाऊ लेके बैठे हैं तो आखिर राज्य में राम कौन है? या फिर राम राज्य लाने के लिए तैयारी चल रही है और कोई अगला राम अक्टूबर में किसी के मत्थे सिंहासन मढ़ा जाना है। खैर, इस बीच बीपीएससी के छात्र पिस रहे हैं, उन पर लगातार लाठियां चली, पानी की बौछारें चली, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, वह घायल हुए हैं। लेकिन सरकार को 3 तारीख तक सोचना होगा। वह दिन ऐसा होगा नए साल में जब सरकार के लिए आर पार की स्थिति होगी, और तब नीतीश कुमार को तंद्रा में लौटना होगा। वापस पूरे प्रशासनिक तौर पर नीतीश कुमार नजर आने चाहिए, अन्यथा राज्य में एक अराजकता की स्थिति बनेगी, जिसके लिए जाहिर तौर पर राज्य सरकार की दोनों पार्टियां, जदयू और भाजपा, पूरे तौर पर जिम्मेदार